हाय फ्रेंड्स, मैं विशाल कुमार स्टडी बूज यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज से मैं क्लास 6 टू 12 एनसीईआरटी के सभी सब्जेक्ट्स का एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूं। इस सीरीज में क्लास 6 टू 12 एनसीईआरटी की सभी सब्जेक्ट्स के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और कंसेप्ट्स को मैं एक बेहतरीन नोट्स के रूप में आप लोगों के लिए लाया हूं। यह नोट्स आप लोगों के आगामी सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 6 एनसीईआरटी के हिस्ट्री सब्जेक्ट को शुरू करने जा रहा हूं। सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि क्लास 6 के हिस्ट्री के सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्लास 6 के हिस्ट्री सब्जेक्ट में हमें कुल 12 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला चैप्टर में हमें पढ़ना है क्या, कब, कहाँ और कैसे। दूसरा चैप्टर में हमें पढ़ना है आरंभिक मानव की खोज में। तीसरा चैप्टर हमें पढ़ना है भोजन संग्रह से उत्पादन तक। चौथा चैप्टर में हमें पढ़ना है आरंभिक नगर। पांचवा चैप्टर हमें पढ़ना है क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। छठा चैप्टर हमें पढ़ना है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। सातवां चैप्टर हमें पढ़ना है नए प्रश्न, नए विचार। आठवां चैप्टर में हमें पढ़ना है अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। नौवां चैप्टर में हमें पढ़ना है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। 10वें चैप्टर में हमें पढ़ना है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। 11वें चैप्टर में हमें पढ़ना है नए साम्राज्य और राज्य। 12वें चैप्टर में हमें पढ़ना है इमारतें, चित्र तथा किताबें। तो फ्रेंड्स, अब मैं पहले चैप्टर को शुरू करता हूँ। पहले चैप्टर में हमें पढ़ना है क्या, कब, कहाँ और कैसे। इस चैप्टर के अंदर हमें कुल 11 टॉपिक्स के फैक्ट्स और कंसेप्ट के नोट्स का अध्ययन करना है। पहले हम इतिहास क्या है यह जानेंगे, उसके बाद हम बारी बारी से सभी टॉपिक के फैक्ट्स और कंसेप्ट्स का अध्ययन करेंगे। पहला टॉपिक है कैसे पता लगाएं। दूसरा टॉपिक है अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तीसरा टॉपिक है लोग कहाँ रहते हैं। चौथा टॉपिक है दक्षिण एशिया। पांचवा टॉपिक है लोग यात्रा क्यों करते हैं। छठा टॉपिक है देश का नाम के बारे में जानना है। सातवां टॉपिक है अतीत के बारे में कैसे जानें। आठवां टॉपिक है अतीत एक या अनेक। नौवां टॉपिक है तिथियों का मतलब। 10वां टॉपिक है इतिहास और तिथियां। और लास्ट अंतिम टॉपिक है अन्यत्र। पहले हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि इतिहास क्या है। पहला पॉइंट है इसमें मानव के बीते कल की कहानी या अतीत की घटनाओं का अध्ययन। दूसरा पॉइंट है मानव समाज में विभिन्न कालों में हुए विभिन्न बदलाव। तीसरा पॉइंट है मानव सभ्यता के विकास, संस्कृति, समाज, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और अन्य महत्वपूर्ण विषयों का अध्ययन। फिर इसके बाद हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि इतिहास से हमें क्या लाभ होता है। तो इतिहास हमें वर्तमान और भविष्य को समझने में मदद करता है। अब हम लोग इसके पहले टॉपिक का अध्ययन करते हैं। इसका पहला टॉपिक है कैसे पता लगाएं। इसके अंतर्गत हम लोग को कल क्या हुआ था उसके बारे में जानना है, पिछले साल क्या हुआ था उसके बारे में जानना है, बहुत साल पहले क्या हुआ था उसके बारे में जानना है। तो यहाँ कल क्या हुआ था इसको जानने के लिए हम लोग रेडियो, टेलीविज़न, अखबार की सहायता लेते हैं। पिछले साल क्या हुआ था ये जानने के लिए हम उन लोगों से बात करेंगे जिन्हें उस समय की स्मृति हो। बहुत साल पहले क्या हुआ था ये जानने के लिए हम उस समय के स्रोतों जैसे पुरातात्विक, साहित्यिक अभिलेख, पांडुलिपियाँ, विदेशी यात्राओं के विवरण आदि की सहायता लेंगे। अब हम लोग दूसरे टॉपिक का अध्ययन करेंगे। दूसरा टॉपिक है अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे लोग क्या खाते थे, लोग क्या पहनते थे, लोग क्या काम करते थे, लोग किस तरह के घर में रहते थे और कहाँ रहते थे आदि चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। और फिर आगे हम आखेटकों,
पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों, वैज्ञानिकों आदि के बारे में भी जान सकते हैं। और फिर हम यह भी जान सकते हैं कि बच्चे उस समय कौन सा खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुनते थे, कौन सा नाटक देखते थे और कौन सा गीत गाते थे। अब हम लोग तीसरे पॉइंट को देखेंगे। तीसरे पॉइंट में हमें लोग कहाँ रहते थे इसके बारे में जानना है। इसके अंतर्गत प्राचीन समय में लोग कौन कौन से स्थान पर रहते थे और क्या क्या करते थे, इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करना है। सबसे पहले हम नर्मदा नदी के तट पर रहने वाले लोगों के बारे में जानेंगे। नर्मदा नदी वर्तमान में बिंद पहाड़ी और सतपुरा पहाड़ी के बीच में बहती है। यही इसी नदी के आसपास कई लाख साल पहले लोग रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में कुछ कुशल संग्राहक और आखेटक थे जो आसपास के जंगलों के विशाल संपदा से परिचित थे और फिर ये अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों तथा अन्य उत्पाद यहीं से संग्रह करते थे। साथ ही ये जानवरों और पक्षियों का आखेट भी करते थे। अब हम उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के आसपास के जगह को देखेंगे। उत्तर पश्चिम सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ वर्तमान में पाकिस्तान के क्षेत्र में हैं। यहाँ लगभग 8000 साल पहले स्त्री पुरुष कुछ स्थानों पर गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना शुरू किए थे। साथ ही भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया गया था इनके द्वारा। अब हम उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियाँ देखेंगे। उत्तर पूर्व में गारो की पहाड़ियाँ वर्तमान में भारत के असम राज्य में पड़ती है। साथ ही मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियाँ नर्मदा नदी के आसपास पड़ती है। यहाँ कृषि का विकास हुआ था। विंध्य के उत्तर में सबसे पहले चावल उगाए गए थे। यहाँ जो विंध्य की पहाड़ियाँ हैं, इसके उत्तर में सबसे पहले चावल की खेती शुरू की गई थी और चावल उगाए गए थे। अब आगे हम सिंधु और उसके सहायक नदियों के पास वाले स्थान के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु और सहायक नदियाँ सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ वर्तमान में भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। यहीं पर लगभग 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर फले फूले थे। सहायक नदियाँ उसे कहते हैं जो एक बड़ी नदियाँ में मिल जाती है। अब हम गंगा और इसकी सहायक नदी सोन को देखेंगे और वहाँ पर जो सभ्यताएं अब हम गंगा और इसकी सहायक नदी सोन के स्थानों को देखेंगे जो वर्तमान में बिहार और उत्तर प्रदेश के राज्य में फैला हुआ है। यहाँ लगभग 2500 वर्ष पूर्व गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास हुआ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, जो वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है, इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। इन्होंने एक विशाल राज्य की स्थापना किया। अब हम अगले टॉपिक दक्षिण एशिया के बारे में जानेंगे। अब हम लोग इस चैप्टर के चौथे टॉपिक को पढ़ेंगे जिसमें हमें दक्षिण एशिया के बारे में जानना है। इस टॉपिक में दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश पड़ते हैं उन देशों के बारे में जानना है और साथ ही भारत के जो भी पड़ोसी देश हैं उनके बारे में जानना है और उसके साथ साथ दक्षिण एशिया को उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं ये भी जानना है। इन सब बातों को जानने से पहले
यहाँ दिए गए एशिया के मैप को हम लोग पहले समझेंगे और जानेंगे। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया को 6 भागों में बांटा गया है। पहला सेंट्रल एशिया, दूसरा नॉर्थ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, चौथा ईस्ट एशिया, पांचवा साउथ एशिया, छठा वेस्टर्न एशिया। सेंट्रल एशिया में कजाकिस्तान वाले देश आते हैं, और फिर नॉर्थ एशिया में रसिया आता है, और फिर साउथ ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया, मलेशिया और साथ ही कुछ देश वियतनाम वगैरह आते हैं। ईस्ट एशिया में चाइना, मंगोलिया, जापान, नॉर्थ कोरिया, उत्तरी कोरिया, ताइवान, ये सब देश आते हैं। साउथ एशिया में अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये सब आते हैं। और वेस्टर्न एशिया में ईरान, टर्की, इराक, सऊदी अरेबिया, ओमान, ये सब देश आते हैं। तो हमने पूरा एशिया समझ लिया। अब हम यहाँ पर दिए गए पॉइंट को देखते हैं और पढ़ते हैं। आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफ़गानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि जो पड़ोसी देश हैं वो दक्षिण एशिया के अंतर्गत आते हैं। दूसरा पॉइंट में है, दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। अब हम लोग 5वें टॉपिक लोग यात्रा क्यों करते हैं इसके बारे में जानना है। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है, लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की है। दूसरा पॉइंट है, हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्र के यात्रा जोखिम भरी होती थी, फिर भी ये यात्रा इनके लिए असंभव नहीं थी। तीसरा पॉइंट है, लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। चौथा पॉइंट है, कभी कभी सेनाएं दूसरी क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। पांचवा पॉइंट है, इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाती थी। धर्म गुरुओं लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। और फिर कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा करते थे। इन यात्राओं के परिणाम भी हुए, जिसमें पहला परिणाम है, उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। फिर दूसरा है, लोगों के इस आवागमन ने हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध किया। तीसरा है, इस सभी यात्राओं से लोग को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। चौथा है, कई सौ वर्ष से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, ज्ञान विज्ञान के आदान प्रदान और भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। अब इसके अंतर्गत हम इस चैप्टर के छठे टॉपिक देश का नाम के बारे में जानना है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। हम अपने देश के लिए इंडिया या भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस तथा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में उल्लेखित भारत के उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह को भरत के नाम से जाना जाता है। बाद में इसका प्रयोग देश के नाम के लिए भारत के रूप में होने लगा। अब अगले टॉपिक 7 नंबर में हम लोग अतीत के बारे में कैसे जाने के बारे में अध्ययन करेंगे।
अतीत को हम कई तरीकों से जान सकते हैं। पहला तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण इसे पांडुलिपि कहते हैं। पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाले मैन्युस्क्रिप्ट लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ से निकला है। पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्र अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है। इन पांडुलिपियों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं की जीवन औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। प्राकृत का प्रयोग आम लोग करते थे। पांडुलिपियों को किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। यहाँ एक पांडुलिपि का चित्र दिया गया है। अतीत के बारे में जानने का दूसरा तरीका, हम अभिलेखों का भी अध्ययन करते हैं। ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण होते हैं अभिलेख कहलाते हैं। शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुष ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों के लेखा जोखा रखा करते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ। यह अभिलेख अशोक नाम शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों तथा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। अतीत के बारे में जानने का तीसरा तरीका पुरातात्विक स्रोत, जिसके अंतर्गत अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा औजारों, मूर्तियों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों का छानबीन कर अध्ययन करते हैं, जिसमें कुछ पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी होती है। पुरातत्वविद अतीत में लोग क्या खाते थे उसका पता लगाने के लिए जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियों, वनस्पतियों के अवशेष तथा अन्य के दाने अथवा लकड़ी के जले टुकड़े को ढूंढकर या छानबीन कर अध्ययन करते हैं। पांडुलिपियां, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उसे कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास करते हैं। अब इस चैप्टर के 8वें टॉपिक अतीत एक या अनेक के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है क्योंकि अलग अलग समूहों के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। अतीत में देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। अब इस चैप्टर के 9वें टॉपिक तिथियों का मतलब के बारे में अध्ययन करेंगे। वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म से की जाती है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व ईसा से पहले के रूप में मानी जाती है। जैसे 2000 ईस्वी कहने का मतलब ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद। 2000 ईसा पूर्व कहने का मतलब ईसा मसीह के जन्म के 2000 साल पहले। यहाँ एक डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझेंगे BC, BCE, CE, AD और जीसस क्राइस्ट के जन्म से रिलेटेड
किस तरह से हम लोग तिथि को डिसाइड करते हैं। यहाँ ईसा मसीह के जन्म को शून्य मान लिया गया है और ईसा मसीह के जन्म के बाद की सारी तिथियां एडी में होती है और ईसा मसीह के जन्म के पहले की सारी तिथियां बीसी में होती है। बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, एडी यानी एनो डोमिनी। बीसी को हम बीसीई भी लिख सकते हैं जिसका फुल फॉर्म बिफोर कॉमन इरा होता है, और एडी को हम सीई भी लिख सकते हैं जिसका फुल फॉर्म कॉमन एरा होता है। अब इस चैप्टर के 10वें पॉइंट इतिहास और तिथियां के बारे में अध्ययन करेंगे। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तिथियों से पहले एडी, हिंदी में ईस्वी लिखा होता है। यह एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना है जिसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह पर बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा और बीसीई का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षर का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले के लिए होता है। अब इस चैप्टर के अंतिम और लास्ट टॉपिक अन्यत्र के बारे में हम जानेंगे। यहाँ पहला पॉइंट में उत्तरी अफ्रीका देश मिस्र में 5000 वर्ष पूर्व जब यहाँ राजा रानी रहते थे, उत्तरी अफ्रीका के देश मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का एक कस्बा था जहाँ एक अज्ञात लिपि मिली जो एक पत्थर पर लेख के रूप में उत्कीर्ण था। दूसरा पॉइंट, यह लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों, यूनानी तथा मिस्र लिपि के 2 प्रकारों में है। तीसरा पॉइंट, जो यूनानी विद्वान भाषा पढ़ सकते थे उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। चौथा पॉइंट, यूनानी और मिस्री विद्वानों ने जब अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों के समानार्थक ध्वनियों की पहचान की तो देखा कि एल के लिए शेर, ए अक्षर के लिए चिड़िया का चित्र बने हैं। इस तरह से वे आसानी से अन्य लिपियों को भी पढ़ सके। यहाँ नीचे इससे रिलेटेड एक चित्र दिया गया है जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि किन चित्रों के लिए किस लेटर का प्रयोग हुआ है या किन लेटरों के लिए किस चित्र का प्रयोग हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम क्लास 6 एनसीईआरटी के साइंस के पहले चैप्टर का फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट के नोट्स को विस्तृत रूप में अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।